बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड और मिनरल से रिलेटेड है, और वो है फॉस्फेट ब्लड टेस्ट। ठीक है, अगर आप दोस्तों का याद होगा तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट और फॉस्फेट ये मिनरल से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर में बना चुका हूँ, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह। ठीक है, तो आज इसी वीडियो लेक्चर में हम फॉस्फेट ब्लड टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है, मतलब इस वीडियो में जो हम एक्सप्लेन करने जाएंगे, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट ब्लड टेस्ट क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि फॉस्फेट का फंक्शन क्या है, फिर इस टेस्ट का डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, फिर टेस्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखें कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसके ज़्यादा और कम होने से कौन सी बीमारियां होती है या इसके वजूहात क्या है कम ज़्यादा होने का, और फिर हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डियर व्यूवर्स। तो फॉस्फेट, अगर आपके पास एक फॉस्फेट क्या है, ये आपके पास दरअसल मिनरल्स के ज़र्रात होते हैं। ये फॉस्फेट अगर आपके पास यानी इसको फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, ये फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तो तब जाकर ये आपके पास क्या बनाता है, फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, फॉस्फेट ज़्यादातर हड्डियों में होता है और बोन में इसका परसेंटेज तकरीबन 85% होता है। ठीक है, फॉस्फेट को इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है और मिनरल्स भी कहा जाता है। ये फॉस्फेट जो है आपके पास खुराक में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। खुराक में स्पेशली जो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आपके पास योगर्ट आता है, मिल्क आता है, चिकन आते हैं। ठीक है, तो इनमें पाए जाते हैं। मीट में आपके पास जो स्पेशली रेड मीट जो होते हैं, जिसमें आपके पास रेड मीट ज़्यादातर जो होते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा फ़िश में आपके पास होता है, जैसे कि सलमन फ़िश हो गया, एग्स में होते हैं, ग्रेन्स में होते हैं, लेगमिस में होते हैं, नट सीड, तो इनमें ज़्यादा मकदार में आपके पास फॉस्फेट पाया जाता है। अब फॉस्फेट के आपके पास दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट आता है, सोडियम फॉस्फेट आता है, जबकि ऑर्गेनिक फॉस्फेट में आपके पास फॉस्फोलिपिड्स आता है और न्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं कि फॉस्फेट टेस्ट क्या है। तो व्यूअर्स, जब कभी हम फॉस्फेट का लेवल खून में मेजर करते हैं और फॉस्फेट का लेवल खून में यानी फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इसको हम फॉस्फेट टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ द फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का फंक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले फॉस्फेट जो है ये आपके बोन और टीथ को स्ट्रांग और हेल्थी बनाता है। नेक्स्ट, फॉस्फेट जो है ये आपके मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा फॉस्फेट जो है ये ब्लड में जो एसिड बेस बैलेंस होता है, यानी जो तनासुब होता है एसिड बेस का या पीएच का, तो उसमें एक मेन रोल अदा करता है, यानी उसको मेनटेन करता है। इसके अलावा ग्लूकोज और लिपिड को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है फॉस्फेट आपके पास आरबीसी और नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा फॉस्फेट जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को बनाता है। इसके अलावा फॉस्फेट जो है हार्मोन के रेगुलेशन में एक मेन रोल अदा करता है। और फॉस्फेट जो है आपके साथ सेल सिग्नलिंग यानी सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है या सेल सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। सिंपल। अब हम जिक्र करते हैं कि फॉस्फेट टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये टेस्ट क्यों रिकमेंड किया जाता है। तो इस टेस्ट का एक मकसद तो ये होता है ताकि किडनी डिजीज़ और किडनी के फंक्शन का पता चल जाए। इसके अलावा जो है बोन के हेल्थ स्टेटस का पता चल जाए, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस को मालूम करना। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस तकरीबन दोनों सेम है, दोनों में बोन के टूटने के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ऐसा होता है कि बोन में सुराख से पड़ जाते हैं। इसमें विटामिन डी और बोन में कैल्शियम, पोटाशियम, ये तमाम तर चीज़ें हट जाते हैं और बोन में सुराख हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये टेस्ट जो है इसलिए भी किया जाता है ताकि जो पैराथायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है उसको देखा जाए कि पैराथायराइड फंक्शन अपना फंक्शन कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि एसिड बेस बैलेंस का पता चल जाए, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें एसिड बेस बैलेंस का पता चल जाए। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन का पता चल जाए। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पता चल जाए, यानी हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेसीमिया का पता चल जाए। ठीक है, तो ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसका असर देखा जाए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज। तो व्यूवर्स, जो नॉर्मल रेंज होता है फॉस्फेट का बच्चों में वो 4.6 से 6.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि बड़ों में इसका नॉर्मल रेंज 2.7 से 4.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। टेस्ट रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए ब्लड जेल ट्यूब में, रेड टॉप में और हेपेरिन ट्यूब में। इसके अलावा हमें चाहिए येलो टिप, इसके अलावा हमें चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन
और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र और फास्फेट किट हमें चाहिए। टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है, जेल ट्यूब रेड टॉप या ग्रीन टॉप में आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्लाज्मा जुदा करना है और फिर इसको किसी भी एडवांस मशीन पर आपने रन करना है, जैसे कि सेलेक्ट्रा, मेंड्रे, मैग्लोमी, या आप इसको सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर भी रन कर सकते हैं। इसका टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने कैल्शियम के टेस्ट प्रोसीजर में आपको बताया था। आपने 10 माइक्रोलीटर किट लेना, 1000 माइक्रोलीटर आपने किट लेना है और उसमें आपने 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना है, 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर और फिर आपने केमिस्ट्री एनालाइजर पर इसको रन करना है। इसका प्रोसीजर देखना है तो कैल्शियम का टेस्ट आप देख लो, मैं ऑलरेडी कैल्शियम का टेस्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको इसका भी तरीका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन दोनों का सेम है, लेकिन उसमें कैल्शियम किट यूज़ होता है, इसमें फास्फेट का किट यूज़ होता है, बाकी दोनों का प्रोसीजर सिमिलर है। अब हम जिक्र करते हैं कि व्यूअर्स, अगर लेट सपोज फास्फेट का लेवल खून में कम होता है तो इसके मेन वजूहात क्या है। अगर फास्फेट का लेवल खून में कम है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, फास्फेट का लेवल खून में कम होता है हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का ज़्यादा निकलना, पैराथायराइड, और हाइपर इंसुलिनीमिया मीन्स इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीट होना। डायबिटिक मेलाइटस में ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, जैसे कि स्पेशली डायबिटिक केटोएसिडोसिस, यानी जब इंसुलिन खारिज नहीं होता और एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हाइपरकेलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होना, पोटेशियम का लेवल कम होना, हाइपोकेलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम का लेवल कम होना। तो इस कंडीशन में भी फास्फेट आपके खून में कम आता है। ठीक है, इसके अलावा फास्फेट कम इसलिए आता है अगर माल एब्जॉर्प्शन या माल न्यूट्रिशन डिजीज़ हो, जैसे कि सीलियक डिजीज़ या क्रोन डिजीज़ होता है। ठीक है, ये दोनों इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहते हैं और दोनों को हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से, डायलिसिस की वजह से, गाउट डिजीज़ जैसे कि आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, सेवियर बर्न और सेप्सिस में, तो इन कंडीशन में आपके पास फास्फेट का लेवल खून में कम आता है। आप जिक्र करते हैं कि फास्फेट का लेवल खून में कब ज़्यादा आएगा, तो डियर व्यूअर्स, अगर किडनी फेल हो जाए या अगर किडनी इंजरी हो जाए, जैसे कि क्रॉनिक और एक्यूट में, ठीक है, तो उस वक्त फास्फेट का लेवल खून में ज़्यादा आता है, क्योंकि ये फास्फेट के लेवल को खून में बरकरार रखता है किडनी। तो अगर ये ख़राब होता है तो ज़ाहिर है खून में फास्फेट का लेवल ज़्यादा होता है। हार्ट फेलियर में अगर ज़्यादा है तो हार्ट फेल होने के चांसेस है, अगर ज़्यादा है तो इसकी वजह से एग्रोमेगेली और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। मिनरल इम्बेलेंस में ये ज़्यादा आता है, विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा आता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल जब कम हो तो ये ज़्यादा आता है। बोन मेस्टाइसिस या ट्यूमर यानी बोन में जब कैंसर हो तो तब भी ये ज़्यादा आता है। सिकल सेल एनीमिया में भी ये ज़्यादा आता है और सेवियर बर्न जब कोई ज़्यादा जल जाए तो उस वक्त भी फास्फेट का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट का जिक्र करें तो व्यूअर्स, ट्रीटमेंट कुछ हुए कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को अगर किडनी या दूसरे जो ज़्यादा फास्फेट की वजह से जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों को आपने क्या करना है, ख़ास किस्म के मेडिसिन से रोकना है, तो इसकी वजह से फास्फेट का लेवल आपके खून में नॉर्मल आ जाएगा। आपने फास्फेट कंटेनिंग फूड लेना यानी कम करना है। इसके अलावा फास्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्विमार आपने यूज़ करना है। डायलिसिस सेवियर कंडीशन में आपने करना है। आपने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है। ये क्या करेगा, फास्फेट के साथ बाइंड होकर फास्फेट के लेवल को कम कर देता है, यानी खून में नॉर्मल करता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी एनालॉग्स लेने हैं, तो ये पैराथायराइड हार्मोन को सप्रेस करते हैं। एक्यानेकेलेट आपने लेना है, ये जो है पैराथायराइड हार्मोन को सप्रेस करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरफॉस्फेटीमिया ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया ट्रीटमेंट। तो आपने अगर फास्फेट का लेवल कम है तो आपने क्या करना है, फास्फेट लेना है आईवी या ओरली। आपने वो कंडीशन जिसकी वजह से कम फास्फेट की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होता है, तो आपने उन कंडीशन को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ हो गया। आपने फास्फेट रिच फूड लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन डी आपने लेना है, ये फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को यानी यकीनी बनाता है। इसके अलावा पोटेशियम फास्फेट लेना है सेवियर कंडीशन में। ठीक है, आईवी आपने लेना है। मैग्नीशियम आपने लेना है। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से आपके खून में फास्फेट का लेवल नॉर्मल आ जाता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फास्फेट टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।